नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। इस क्लास में मैं कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए दूंगी, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, राम बाजार गया। वाक्य में राम कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। क्योंकि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाक्य में राम बाजार गया में जो राम है वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, क्योंकि राम जो शब्द है वो किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी समूहवाचक, क्योंकि भीड़ जो शब्द है वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि एक साथ बहुत सारे लोगों के समूह को दर्शाता है, इसलिए भीड़ जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। अगर उदाहरण के लिए सेना, झुंड, टोली, वर्ग, ये सभी जो है शब्द वो समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को दर्शाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए मध्यम पुरुषवाचक, ऑप्शन बी उत्तम पुरुषवाचक, ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि हम जो शब्द है वो बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में हम समझ सकते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम का प्रयोग होता है जो भी व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, और मध्यम पुरुष में तुम, आप का प्रयोग होता है, और अन्य पुरुष में वह और वे शब्द का प्रयोग होता है। मैं और हम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति करता है, तुम और आप जिससे बात की जा रही हो वो करता है, और वह और वे का प्रयोग जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए किया जाता है। तो हम कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन बी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दरवाजे पर खड़ा है में कौन है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में कौन दरवाजे पर खड़ा है, कौन के द्वारा, जो व्यक्ति के बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, इसलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन खड़ा है, ठीक है, इसलिए जो कौन शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण है कौन आया, क्या हुआ, किसने बुलाया। प्रश्न पूछे जाने वाला सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला आकाश में नीला है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। वाक्य में क्या है? नीला आकाश में नीला क्या है? तो नीला क्या है? नीला जो है वो आकाश के गुण और रंग को बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है, मतलब उसके गुण या की विशेषता बता रहा है। उदाहरण के लिए आम मीठा है, तो मीठा जो शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है या आम के गुण बता रहा है। यहाँ पर नीला जो शब्द है वो आकाश के गुण बता रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विद्यार्थी आए में 4 है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 4 जो है वो विद्यार्थी आए, 4 विद्यार्थी आए, तो कितने विद्यार्थी आए? 4। यहाँ जो संख्या है वो बिल्कुल निश्चित है, इसलिए 4 जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम धीरे बोलता है में धीरे है। ऑप्शन ए काल वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह कैसे बोलता है? धीरे। तो धीरे बोलना है जो वो क्रिया के होने का तरीका बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कल आएगा में कल है ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य में क्या है, राम जो है वो कल आएगा, जो शब्द है वो हमें समय बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण के लिए आज, कल, अभी, तुरंत, प्रतिदिन, ऐसे शब्द जहाँ भी दिखेंगे समझ जाना कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये जो शब्द है वो हमें समय बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ने चाकू से फल काटा में चाकू से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए करण कारक। मोहन ने फल किस साधन से काटा? चाकू से। जिस साधन से या जिसके माध्यम से कोई काम किया जाए उसे हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए कलम से पत्र लिखा, तो पत्र किससे लिखा? कलम से, तो कलम क्या हो गया? साधन। इसी तरह यहाँ पर चाकू से फल काटा, तो चाकू से क्या है? साधन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं में पेड़ से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी कर्म। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपादान। पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से। जहाँ किसी वस्तु से अलग होने या दूर होने का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं वो पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्यत वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन डी भविष्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि यहाँ पढ़ने का काम जो है वो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि क्रिया भी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। याद रखना जहाँ पर क्रिया भी चल रही होती है प्रेजेंट में लेकिन पूरी नहीं होती, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कल बाजार जाएगा कौन सा काल है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भविष्यत काल, क्योंकि वह कल बाजार जाएगा, जाएगा जो शब्द है उससे पता चल रहा है कि काम आने वाले समय में होगा। आने वाले समय को क्या कहते हैं हम? भविष्यत काल, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने गेंद फेंकी का कर्म वाच्य है? ऑप्शन ए राम गेंद फेंकता है, ऑप्शन बी राम द्वारा गेंद फेंकी गई, ऑप्शन सी राम गेंद फेंक रहा है, ऑप्शन डी राम से गेंद फेंकना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी राम द्वारा गेंद फेंकी गई। राम ने गेंद फेंकी, ठीक है, यहाँ राम काम कर रहा है इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। कृतवाच्य में ध्यान जो है वो कर्म पर चले जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी राम द्वारा गेंद फेंकी गई। कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। यहाँ पर हमसे क्रम वाच्य का पूछा था, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है उसको हमने प्रधान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी मिश्र वाच्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाच्य। वाक्य है मुझसे चला नहीं जाता, इसमें किसी विशेष कर्म को प्रधान नहीं माना गया, बल्कि यहाँ पर केवल काम को होने और ना होने का भाव है उसको व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम पढ़ता है और श्याम खेलता है कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संयुक्त, क्योंकि यहाँ पर दो स्वतंत्र जो उपवाक्य है उन्हें जोड़ा गया है। लाइक राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। याद रखना जब दो स्वतंत्र वाक्यों को और, लेकिन या यदि से जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेहनत करता है वही सफल होता है कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ जो मेहनत करता है एक आश्रित वाक्य है, यानी कि उपवाक्य है, दूसरे वाक्य पर आश्रित है, और जो दूसरा वाक्य है वही सफल होता है वो मुख्य वाक्य है, इसलिए ये दोनों मिलकर एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो पहला वाक्य है वो दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, वो उपवाक्य है। अक्सर जो, वही, जिसे,
उसे, तब, जब, वहाँ, जहाँ जैसे जो शब्द है वो दिखाई दे तो समझ जाना कि वहाँ पर मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर माता पिता का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता, विग्रह में और लगाया जा सकता है। ठीक है, जब दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास होता है, यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों जो होता है वो समान रूप से महत्व दे रहे हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए सुख और दुख, दिन और रात, नर नारी, ये सभी जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल का सही विग्रह है। ऑप्शन ए राजा और महल, ऑप्शन बी राजा का महल, ऑप्शन सी महान राजा, ऑप्शन डी महल का राजा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी राजा का महल। राजा का महल, यहाँ राजा और महल दोनों के बीच में संबंध है, विग्रह में का आया है यानी कि राजा का महल, इसलिए यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। याद रखना जहाँ पर का, की, के आए तो वो तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी शासन, ऑप्शन डी शा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आप लोग कमेंट में बताना। एक चीज़ याद रखना, शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको इसमें से उपसर्ग मुझे कमेंट में बताना है, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गुण में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दु, ऑप्शन बी दुर, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन सी गुण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दुर। दुर्गुण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दुर धन गुण, दुर्गुण। दुर जो है वो पहले जुड़कर गुण के अर्थ में खराबी का भाव को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसलिए दुर जो है वो उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता में प्रत्यय है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी रता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ता। सुंदरता का संधि विच्छेद होगा सुंदर धन ता। ता जो शब्द के अंत में जुड़ रहा है इसलिए वो प्रत्यय है, और शब्द के अंत में जुड़ने वाला जो शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं, इसलिए ता जो है वो प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में प्रत्यय है। ऑप्शन ए बच, ऑप्शन बी चप, ऑप्शन सी पन, ऑप्शन डी न। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पन, क्योंकि बचपन का संधि विच्छेद होगा बच धन पन, तो बचपन का हमें प्रत्यय निकालना था, तो पन जो है वो शब्द के अंत में जुड़ रहा है इसलिए वो प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 2, 11 होने का अर्थ है। ऑप्शन ए गणना करना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी बहुत खुश होना, ऑप्शन डी परेशान होना। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है भाग जाना या जल्दी से निकल जाना। 9, 2, 11 होने का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि गणित की गणना करना, बल्कि इसका अर्थ है भाग जाना। ठीक है, उदाहरण के लिए पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया, मतलब भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे करने का अर्थ है। ऑप्शन ए खाना खाना, ऑप्शन बी बुरी तरह पराजित करना, ऑप्शन सी दांत साफ करना, ऑप्शन डी डर जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बुरी तरह पराजित करना। दांत खट्टे करने का अर्थ है किसी के दांत सचमुच खट्टे नहीं करना, बल्कि इसका अर्थ है कि किसी को बुरी तरह हरा देना या पराजित कर देना। उदाहरण के लिए भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उन्हें हरा दिया या पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए घर बनाना, ऑप्शन बी अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन सी घर से बाहर जाना, ऑप्शन डी शत्रु से मित्रता करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। घर का भेदी लंका ढाए जो है वो एक लोकोक्ति है। इसका जो अर्थ है कि घर या अपने समूह का व्यक्ति ही रहस्य जानता है तो वो उसका गलत उपयोग कर सकता है, तो वो अपने ही लोगों का जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब मतलब जो यहाँ के जो राज है वो दूसरों को बता सकता है, इसलिए इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है घर का भेदी लंका ढाए, या भेदी मतलब रहस्य को जानने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों में काना राजा का अर्थ है। ऑप्शन ए राजा अंधा है, ऑप्शन बी मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी अधिक योग्य माना जाता है, ऑप्शन सी सभी लोग बराबर है, ऑप्शन डी राजा बहुत शक्तिशाली है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी अधिक योग्य माना जाता है। अंधों में काना राजा का अर्थ है जहाँ सभी लोग जो है
वो मूर्ख है यानी कि कम योग्य है। वहाँ जो थोड़ा ज्ञान वाला व्यक्ति भी होगा ना, मतलब जिसे थोड़ा भी ज्ञान होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अगर पूरी कक्षा को विषय का ज्ञान ही नहीं है और एक व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो वो जो व्यक्ति है वो बाकी सभी से अधिक योग्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी लड़के, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी बालिका। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी नरनी, ऑप्शन सी महिला, ऑप्शन डी लड़की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नारी। नर का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा नारी और नारी का पुल्लिंग हो जाएगा नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी का बहुवचन है। ऑप्शन ए कुर्सियाँ, ऑप्शन बी कुर्सिये, ऑप्शन सी कुर्सियों, ऑप्शन डी कुर्सीगण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कुर्सियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का बहुवचन है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी नदियों, ऑप्शन सी नदियाँ, ऑप्शन डी नदी या गढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नदियाँ। मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग वो एक वचन से जब हम बहुवचन बनाते हैं तो किसी शब्द में अगर बड़ी ई है तो हम उसको छोटी ई बना देते हैं और अंत में ए जोड़ देते हैं, यानी कि यह। किसी शब्द में अंत में छोटी ई है तो हम उसको बड़ी ई बना देंगे और अंत में या जोड़ देंगे, यानी कि आ जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्र क्या है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी मात्रा, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, क्योंकि श्र जो है वो एक अकेला मूल व्यंजन नहीं है बल्कि एक क और श्र के मेल से बना है, इसलिए एक संयुक्त व्यंजन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्र यानी कि श्रद्धा वाला जो श्र वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी अनुस्वार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये भी जो श्र है वो दो व्यंजनों के मेल से बना है, एक श्र और एक र। याद रखना, श्र में जो र वो और एक र, इन दोनों के मेल से बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो में कौन सा विराम चिन्ह आवश्यक है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी कि लगाया जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कितना सुंदर फूल है में ये जो चिन्ह है वो क्या है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन डी अर्ध विराम चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह। याद रखना, एक डंडा और उसके नीचे जो एक बिंदु होती है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नेत्र, ऑप्शन बी लोचन, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी नयन। तो इसका राइट ऑप्शन है, ये चारों ही जो है ना वो सब इसके अनेकार्थी शब्द है, इसलिए यह जो प्रश्न है वो अनेकार्थी शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द जैसा बन गया है। ठीक है, याद रखना, ये जो सब जो शब्द है नेत्र, लोचन, आँख, नयन, ये सब जो आँख के ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर शब्द का एक अर्थ हाथ है, दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। ऑप्शन ए टैक्स, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी सिर, ऑप्शन डी घर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए टैक्स। कर के दो अलग अलग अर्थ होता है, एक कर का अर्थ होता है हाथ, दूसरे कर का अर्थ होता है टैक्स। सरकार ने नया कर लगाया, जैसे कि बोलते हैं कि सरकार ने नया कर लगाया, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर का अर्थ होता है हाथ और कर का अर्थ होता है टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अजर, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी अग, ऑप्शन डी अदृश्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमर। अमर का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, उदाहरण के लिए हम जो देवता थे ना पहले, उनको हम अमर मानते थे, वो कभी नहीं मरते थे क्योंकि उन्होंने अमृत पिया था। वो कभी ना मरे, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमर, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए विधान, ऑप्शन बी निरक्षर, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी शिक्षित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद,
ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आशीर्वाद। क्वेश्चन है शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन है उज्जवल, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी उज्जवल, ऑप्शन डी उज्जवल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उज्जवल। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। मेरे को स्कूल जाना है। ऑप्शन ए मेरे से स्कूल जाना है, ऑप्शन बी मुझे स्कूल जाना है, ऑप्शन सी मेरे को स्कूल जाना है, ऑप्शन डी मुझको ने स्कूल जाना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुझे स्कूल जाना है। मेरे को जो है वो बोलचाल में सुनने को मिल सकता है, लेकिन मानक जो हिंदी है वो इस वाक्य का बेहतर रूप है। ठीक है, मुझे स्कूल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए वह मेरे से बड़ा है, ऑप्शन बी वह मुझसे बड़ा है, ऑप्शन सी वह मे से बड़ा है, ऑप्शन डी वह मेरे को बड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक, क्योंकि ईमानदारी जो शब्द है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, बल्कि एक गुण या भाव का नाम है। ईमानदारी व्यक्ति में जो गुण होता है ना वो होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, क्योंकि सोना जो है वो एक पदार्थ या धातु है। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, ये सभी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्वयं अपना काम करता है में स्वयं है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं अपना कार्य करता है। स्वयं का अर्थ होता है खुद। ठीक है, यहाँ कर्ता जो है वो निज अपने ऊपर जोर दे रहा है, यानी कि स्वयं पर जोर दे रहा है, इसलिए ये स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं में कुछ है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिणामवाचक विशेषण। इसका राइट ऑप्शन है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कुछ जो है वो संख्या को बता रहा है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम बहुत तेज दौड़ता है में बहुत है। ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, राम जो है वो बहुत तेज दौड़ रहा है। यहाँ पर बहुत जो है वो मात्रा या परिणाम की विशेषता या अधिकता को बता रहा है, इसलिए बहुत जो शब्द है वो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब मेज पर रखी है में पर किसका बोध कराता है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी संप्रदान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अधिकरण, कि किताब कहाँ पर रखी है, मेज पर। जिस स्थान पर कोई वस्तु स्थिर हो, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे भगवान मेरी मदद करो, यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन डी इच्छावाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आज्ञावाचक, क्योंकि देखो मुख्य भाव है मदद करने के लिए कहा, यानी कि प्रार्थना की जा रही है। ठीक है, हे भगवान मेरी मदद करो। मदद करो में किसी कार्य के लिए अनुरोध या आदेश का भाव है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आज्ञावाचक, क्योंकि यहाँ पर एक आदेश या आज्ञा दी जा रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिश्र, क्योंकि देखो यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ये 2 भाग है। यदि तुम मेहनत करोगे पहला भाग, तो सफल हो जाओगे दूसरा भाग। ठीक है, तो यदि तुम मेहनत करोगे जो वाक्य है वो आश्रित वाक्य यानी कि उपवाक्य है, तो सफल हो जाओगे, ये मुख्य वाक्य है। ये जो शब्द है वो दोनों भागों के बीच संबंध बता रहा है। ठीक है,
इसलिए एक मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में यदि, तो, जब, तब, जो, वही, जहाँ, वहाँ जैसे जो शब्द होते हैं ना, जो एक दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं, ठीक है, मिश्र बनाते हैं, उसका प्रयोग होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन से मिश्र वाक्य। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।